हेलो बच्चों, वेलकम टू M2L। आज हम फिर से एक वीडियो लेकर आ गए हैं क्लास 12th का जो 7th चैप्टर है, जिसका टॉपिक है समकालीन विश्व में सुरक्षा। उसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि समकालीन विश्व में सुरक्षा का मतलब क्या है। समकालीन विश्व में सुरक्षा का मतलब है कि आज का जो टाइम है, आज का जो विश्व है, आज का जो वर्ल्ड है, उसमें सुरक्षा के क्या मायने हैं, लोग सुरक्षा को किस तरह देखते हैं, सुरक्षा के बारे में क्या मानते हैं, क्या समझते हैं, उसके बारे में ये चैप्टर है। अब सुरक्षा क्या होती है? सुरक्षा हम सब जानते हैं कि खतरे से आज़ादी। अगर हम सुरक्षित कब महसूस करते हैं? जब हमारे आसपास कोई खतरा नहीं होता। तो सुरक्षा की धारणा जो है, यानी कि सुरक्षा को लेकर क्या मान्यताएं लोगों के मन में रहती हैं, कि सुरक्षा की आखिरकार परिभाषा क्या है, सुरक्षा को मानते कैसे हैं, किस नज़रिए से लोग सुरक्षा को देखते हैं, सबके अलग अलग विचारधाराएं होती हैं। तो सुरक्षा कितनी तरह की बताई उन्होंने। सुरक्षा की धारणाएं दो तरह से लोगों के मन में होती हैं। एक पारंपरिक सुरक्षा होती है, जिसमें कि बाहरी और आंतरिक सुरक्षा, इसके दो पार्ट हैं। और सहयोग ये होता है कि आपसी सहयोग से सुरक्षित होने का पता चलता है। तो ये आपका सब पॉइंट है। तो मेन जो सुरक्षा की धारणा है पारंपरिक में आती है, एक बाहरी पारंपरिक सुरक्षा और एक आंतरिक पारंपरिक सुरक्षा। इसी तरह से एक आपकी अपारंपरिक सुरक्षा होती है, उसमें क्या आ जाती है सारी मानव और वैश्विक, यानी कि पूरे विश्व के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो क्या सुरक्षा का महत्व रहता है, उसके बारे में। अब जो पारंपरिक धारणा बाहरी होती है, सुरक्षा की पारंपरिक धारणा के अनुसार एक देश के लिए सैन्य खतरे को सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है। अब किसी देश के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या होगा? यही होगा ना कि उसके देश पर कोई हमला ना करे। भाई, किसी देश के लिए सबसे बड़ा खतरा यही है कि कोई दूसरा देश उस पर हमला ना करे, उसके नागरिकों को नुकसान ना पहुंचाए, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसकी संरचनाओं को नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है ना। तो इस खतरे का स्रोत दूसरा मुल्क होता है, जो सैन्य हमले की धमकी देकर संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता जैसे किसी देश के केंद्रीय मूल्यों के लिए खतरा पैदा कर सकता है। यानी कि इस खतरे का स्रोत कौन होता है? अब हर देश को डर तो जरूर रहता है कि भाई हमारे देश पर कोई हमला ना कर दे, लेकिन हमला कौन करेगा? दूसरा देश करेगा। तो खतरे का स्रोत कौन हुआ? दूसरा देश हुआ, जो कि किस तरह के मूल्यों के लिए खतरा पैदा करेगा? उस देश की संप्रभुता पर, स्वतंत्रता पर। वो क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा जो वहां पर राज कर रहा होगा, जो वहां पर सरकार होगी, उसे हटा देगा। अगर दूसरा देश जीत गया तो वो वहां की जो सरकार है, वहां की जो नीतियां हैं, वहां के जो नियम कायदे कानून है, उन सबको हटा देगा। ठीक है। वहां से नागरिकों की स्वतंत्रता छीन लेगा। और क्षेत्रीय अखंडता का मतलब यह है कि उस क्षेत्र पर अपना कब्जा जमा लेगा। तो इस बातों को लेकर किसी भी देश के मन में बहुत ज्यादा खतरा पैदा हो जाता है। सैन्य कार्रवाई में आम नागरिकों के लिए भी खतरा पैदा होता है। अब सेना हमला करेगी, जब सैनिक कार्रवाई होगी तो आम नागरिकों के लिए तो खतरा होगा ही ना, क्योंकि सबसे ज्यादा किसकी जान जाती है जब युद्ध होता है? तो आम नागरिकों की जान जाती है। सेना की तो जान जाती ही जाती है, तो साथ में आम नागरिकों की भी जान जाती है। तो देश को डबल नुकसान होता है। अब जब इस तरह का खतरा जब किसी देश पर मंडराता है, तो उस खतरे से निपटने के लिए किसी भी देश के पास या किसी भी देश की सरकार के पास तीन विकल्प होते हैं। इनके तीन ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है कि वो आत्मसमर्पण कर दे, कि भाई पहले ही कह दे कि हम तो आपसे हार गए, हम आपसे युद्ध नहीं लड़ सकते और हम आत्मसमर्पण करते हैं, आप चाहो तो हमारे देश पर राज कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि दूसरे पक्ष की बात को बिना युद्ध किए मान लेना। इसका मतलब यह है कि एक तो आपने खुद ही अपनी तरफ से आत्मसमर्पण कर दिया। दूसरे ऑप्शन में क्या करेंगे कि दूसरे पक्ष की बात को, किसी ने आपसे कहा कि भाई हम आपके देश में अपना राज चाहते हैं, या हम चाहते हैं कि आप हमें सरेंडर कर दो, या हम अपनी जो सरकार है, या अपना जो राज करते हो, आपकी जो पॉलिसीज हैं, उन्हें सब हटाकर हमारी अपनाओ। तो दूसरे ऑप्शन में क्या आ जाता है कि बिना युद्ध किए और बिना किसी झगड़ा किए हुए उस देश की सारी बातें मान, दूसरे पक्ष की सारी बातें मान लेना। फिर तीसरा ऑप्शन क्या होता है कि युद्ध की स्थिति में खुद की इस प्रकार रक्षा करना कि दूसरा पक्ष सहम कर हमला ना करे और पीछे हट जाए। तीसरा ऑप्शन क्या होगा? तीसरा ऑप्शन होगा भाई कि युद्ध की स्थिति में आ जाओ और कह दो कि हम तो जो आप चाहते हैं हम वो नहीं कर सकते। अगर युद्ध करने की नौबत आ जाती है तो युद्ध में अपनी रक्षा इस प्रकार करनी है कि सामने वाला जो है वो सहम कर डर जाए और दोबारा हमला ना करे और पीछे हट जाए। सरकार हालांकि अभी भी आत्मसमर्पण को अपनी नीति के रूप में नहीं दर्शाती। हालांकि क्या होता है कि सरकार जो है कभी भी ये नहीं कहती है कि हमारी नीति में हम आत्मसमर्पण की नीति को अपनाएंगे या तरीका ये वाला ऑप्शन जो है हम अपनाएंगे। सरकार कभी भी आत्मसमर्पण को नहीं दर्शाती है।
इस कारण सुरक्षा नीति का संबंध युद्ध की आशंका को रोकने में होता है, जिसे अपरोध कहते हैं। इसी वजह से सुरक्षा नीति, हर एक देश की सुरक्षा नीति यही होती है कि वो जबरदस्ती या सामने आकर युद्ध को बढ़ावा नहीं देता, युद्ध को निमंत्रण नहीं देता है कि हम आकर युद्ध करें। तो जब इस हर देश के द्वारा ये सुरक्षा नीति अपनाई जाती है कि हम जानबूझकर किसी देश पर हमला ना करें या युद्ध की स्थिति पैदा ना करें, उसको अपरोध कहते हैं। और युद्ध को सीमित रखने और उसको समाप्त करने से जो होता है उसे रक्षा कहा जाता है। अब युद्ध को समाप्त कर दिया या युद्ध तक बात नहीं बढ़ी और वही खत्म हो गई, तो उसको क्या कहा जाएगा? उस देश ने अपनी रक्षा कर ली ना, और दूसरे देश की रक्षा हो गई। फिर परंपरागत सुरक्षा नीति का एक तत्व और होता है। कौन सा तत्व होता है? शक्ति संतुलन। कोई भी शक्तिशाली देश हमलावर बनने की कगार पर होता है, इसीलिए कोई भी सरकार दूसरे देश से अपने शक्ति संतुलन को लेकर बहुत संवेदनशील रहती है। सरकार शक्ति संतुलन, चाहे वो सैन्य शक्ति को लेकर हो, आर्थिक हो या तकनीकी रूप से हो, बनाए रखने की जी तोड़ कोशिश करती है। शक्ति संतुलन का मतलब यह है कि कोई भी देश, मान लो अगर ताकतवर बन गया, अब जैसे हमने पिछले चैप्टर्स में हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि जब शीत युद्ध खत्म हुआ था, जब शीत युद्ध चल रहा था सोवियत और अमेरिका के बीच में, तो उस वक्त दो महाशक्तियां थी, सोवियत और अमेरिका। उसके बाद दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो सोवियत खत्म हो गया, फिर खाली अमेरिका महाशक्ति बन गया। अब जो भी शक्तिशाली देश होता है ना, उस देश की हमेशा ये कोशिश रहती है कि वो हमेशा ही शक्तिशाली बना रहे। और जब वो शक्तिशाली होता है और बाकी देश उसके सामने कम पड़ने लगते हैं, तो उस देश के हमला करने की, जो हमलावर बनने की जो आशंका है, जो उम्मीद है, वो ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि वो देश भाई ताकतवर है, उस देश के पास ताकत है इतनी कि वो दूसरे देशों के ऊपर अपना कब्जा जमा सकता है, तो दूसरे देशों के लिए खतरा पैदा हो जाता है और उस जो शक्तिशाली देश है उसके हमलावर बनने की जो आशंका है वो बढ़ जाती है। इसीलिए कोई भी सरकार दूसरे देश से अपने शक्ति संतुलन को लेकर संवेदनशील रहती है। इसीलिए हर सरकार यही कोशिश करती है कि वो अपने शक्ति संतुलन को बनाए रखे। सरकार शक्ति संतुलन, चाहे वो अब शक्ति संतुलन जो होता है वो शक्ति केवल आर्थिक नहीं होती, केवल सैन्य शक्ति की नहीं होती, टोटल शक्ति होती है। मतलब कि सैन्य रूप से भी मजबूत हो, आर्थिक रूप से भी मजबूत हो और तकनीकी रूप से भी मजबूत हो, उसे बनाए रखने की वो जीड़ तोड़ कोशिश करती है। अगला तत्व क्या है पारंपरिक सुरक्षा नीति का? गठबंधन बनाना। गठबंधन में कोई देश शामिल होता है और सैन्य हमले को रोकने और उससे रक्षा करने के लिए संवेद कदम उठाते हैं। गठबंधन का क्या मतलब होता है? गठबंधन का मतलब होता है कि युद्ध को रोकने के लिए या फिर आपसी फायदे के लिए कुछ देश मिलकर आपस में गठबंधन बना लेते हैं, यानी कि जुड़ जाते हैं आपस में, ऐसे संबंध बनाते हैं, ऐसे व्यवहारिक संबंध बनाते हैं, ऐसे राजनीतिक संबंध बनाते हैं जिससे कि उन पर से होने वाला सैन्य हमला तो कम से कम रुक जाएगा। क्योंकि जो देश जिस देश के साथ गठबंधन करेगा वो उस पर हमला थोड़ी ना करेगा। तो इस तरह से भी देश अपनी रक्षा कर लेता है और उससे रक्षा करने के लिए कदम उठाता है। अब क्या होगा कि मान लीजिए आपने जितने ज़्यादा से ज़्यादा देशों के साथ गठबंधन किया है, तो कम से कम वो देश तो पक्का हो जाता है कि आपके ऊपर हमला नहीं करेंगे। अधिकांश गठबंधन औपचारिक रूप से लिखित रूप में किए जाते हैं। ज़्यादातर गठबंधन कैसे होते हैं? लिखित रूप में किए जाते हैं। ये आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ज़्यादातर जो गठबंधन है वो लिखित रूप में किए जाएंगे। देश किसी अन्य देश या गठबंधन की तुलना में अपनी ताकत का असर बढ़ाने के लिए गठबंधन बनाते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी भी बताया, देश क्यों गठबंधन बनाते हैं? अपनी ताकत का असर बढ़ाने के लिए। एक तो क्या होगा कि उन पर से जो खतरा, जो हमला होने का खतरा होगा वो कम हो जाएगा। दूसरा, अगर वो किसी ताकतवर देश के साथ गठबंधन बनाते हैं, कि ऐसे देश के साथ जो उनसे ज़्यादा ताकतवर है, तो क्या होगा कि उनकी ताकत का भी असर बढ़ जाएगा, क्योंकि उनके संबंध अच्छे हैं तो उन पर कोई हमला नहीं करेगा, क्योंकि उनकी ताकत उनके साथ जुड़ जाती है। ये राष्ट्रीय हितों पर आधारित होते हैं, यानी कि ये अपने देश के हित के बारे में सोचकर गठबंधन किया जाता है और उसी आधार पर बदल भी जाते हैं। कभी बाद में गठबंधन मान लो आपने किया हुआ है, लेकिन आपको आगे उस देश से खतरा दिखाई देता है और आपको ऐसा दिखाई देता है कि ये देश हम पर हमला कर सकता है, या फिर दूसरे देश में ज़्यादा हित नज़र आता है, तो इसी आधार पर गठबंधन बदल भी जाते हैं।
उदाहरण दिया है इन्होंने। देखो उदाहरण में इन्होंने कहा कि अमेरिका ने 1980 के दशक में अफगानिस्तान पर हमला करने में इस्लामी उग्रवादियों का समर्थन किया था, लेकिन बाद में उस पर हमला कर दिया जब आतंकवादी समूह अल-कायदा ने 11 सितंबर 2001 में अमेरिका के खिलाफ आतंकवादी हमला किया था। अब इसका एग्जाम्पल इसने क्या दिया? इसका एग्जाम्पल इसने दिया है कि जब 1980 के दशक में अफगानिस्तान पर हमला करने में इस्लामी उग्रवादियों का समर्थन किया था, यानी कि जब इस्लामी उग्रवादियों को अमेरिका ने साथ दिया था जब उन्हें अफगानिस्तान पर हमला करना था, लेकिन जब 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर ही हमला कर दिया इस्लामी उग्रवादियों ने, तो उन्होंने उन पर उल्टा हमला कर दिया। ठीक है ना, तो ये गठबंधन जो था ये चेंज हो गया। अब ये तो थी बाहरी पारंपरिक सुरक्षा धारणाएं। अब आ जाती है हमारी आंतरिक। आंतरिक का क्या मतलब होता है कि अंदर ही अंदर जो चलती हैं, जैसे किसी संप्रभुता वाले देश की आंतरिक सीमाओं के भीतर विखंडनकारी एवं गैर कानूनी गतिविधियों पर अंकुश लगाते हुए कानून और शांति व्यवस्था सुनिश्चित करना आंतरिक सुरक्षा कहलाता है। इसका मतलब ये है कि किसी संप्रभुता वाले देश में, ऐसा संप्रभुता वाला देश मतलब कि ऐसा देश जो किसी के ऊपर निर्भर नहीं है अपने देश को चलाने के लिए, वो सेल्फ डिपेंडेंट है। ठीक है, इंडिपेंडेंट देश है, खुद ही अपने देश को चलाता है। उसकी आंतरिक सीमाओं के अंदर गैर कानूनी गतिविधियां होती हैं या फिर कोई विखंडनकारी ऐसी प्रक्रिया होती है, उस पर अंकुश लगाते हुए, मतलब उस पर रोक लगाते हुए जब कानून और शांति व्यवस्था सुनिश्चित करनी हो, तो उसको आंतरिक सुरक्षा कहते हैं। अब उसने उदाहरण दिया है, जैसे शीत युद्ध हुआ था। शीत युद्ध में किस किस के बीच में हुआ? अमेरिका के बीच में और सोवियत संघ के बीच में। ये पश्चिमी गुट था और ये साम्यवादी गुट था। अब गुट सदस्य देशों को दोनों महाशक्तियों का डर था। अब क्या चक्कर था? जो देश, ऐसे जो देश थे जो किसी भी गुट का हिस्सा नहीं थे, उनको दोनों देशों से खतरे का डर था। और उनको ये डर था कि दोनों महाशक्तियां हैं, दोनों के दोनों उन पर हमला कर सकते हैं। ठीक है ना, तो नए स्वतंत्र देशों को भी शीत युद्ध में बने गुटों में सदस्य बनने को मजबूर होना पड़ा था। इसी वजह से जो भी देश नए नए स्वतंत्र हुए थे, उनको भी इन दोनों में से किसी एक गुट में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा, ताकि ये दोनों ही देश आपस में बाद में मिलकर हमला न कर दें। अब तो इनमें शीत युद्ध है। मान लो कि किसी और देश ने इन दोनों के खिलाफ कुछ बोला, या कोई देश ऐसा है जो इन दोनों के खिलाफ हो गया, तो कल को आज ये शीत युद्ध कर रहे हैं, कल को ये दोनों मिल जाएंगे और उस तीसरे देश पर हमला कर देंगे, है ना। तो गठबंधन ऐसे चेंज भी हो सकता है। इसीलिए सारे स्वतंत्र देशों को ये डर था कि कल को ये आपस में मिलकर दोनों देशों ने अगर हमला कर दिया तो हमारा देश खत्म हो जाएगा। इसीलिए हर एक नए स्वतंत्र देश को किसी न किसी गुट में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा। नए स्वतंत्र देशों के सामने क्या सुरक्षा की चुनौतियां आई? अब नए स्वतंत्र जो देश हुए थे, उनको अपनी सुरक्षा को लेकर क्या क्या चिंताएं हो गई? पहला क्या था कि इन्हें अपने पड़ोसी देशों से सैन्य हमले की आशंका थी। अब ये जो नए नए स्वतंत्र हुए थे, इनको कोई जानता तो था नहीं, ये किसी देश के पहले देश के गुलाम थे, है ना, किसी देश के सरकार के हिसाब से, उनके कानूनों के हिसाब से, उनकी रीतियों के हिसाब से चलते थे। लेकिन जब ये आज़ाद हो गए तो इनके जो पड़ोसी देश हुए, उनसे इनको हमले का खतरा बढ़ गया कि ये इन पे हमला कर सकते हैं। फिर दूसरा, इन्हें अंदरूनी सैन्य संघर्ष की भी चिंता थी। इन देशों को सीमा पार के साथ साथ भीतर भी खतरे की आशंका थी। मतलब इन देशों को भी ऐसा लगता था कि हमारे आसपास के देश तो हम पे हमला करना चाहते ही हैं, लेकिन साथ साथ हमें लगता है कि हमारे देश के भीतर भी ऐसा हो सकता है कि देश के अंदर ही अंदर युद्ध की आशंका खड़ी हो जाए। इनके बीच में सीमा रेखा और भूक्षेत्र आबादी पर नियंत्रण को लेकर एक एक करके सभी सवालों पर झगड़े हुए। ये जो देश थे, इनके बीच में सीमा रेखा यानी कि जो अपने देश की बाउंड्री होती है, वो भूक्षेत्र, जो वहां पर जो जमीन थी, जो भूक्षेत्र था, और जो आबादी पर नियंत्रण को लेकर, यानी कि एक एक करके सभी सवालों पर देश के बीच में झगड़े होने लगे थे। अगला क्या, फिर अलग राष्ट्र बनने पर तुले अंदर के अलगाववादी आंदोलनों ने भी इन देशों को खतरा हो गया था। अब क्या हुआ कि ये जो देश जो स्वतंत्र हुए, इनमें भी कुछ ऐसे गुट बन गए थे जो अपना अलग राष्ट्र चाहते थे। अब देश में भी देश का बंटवारा चाहते थे, तो ऐसे जो अलगाववादी आंदोलन थे, उससे भी इन देशों को आपस में खतरा बनता चला गया। फिर सुरक्षा के पारंपरिक तरीके और सहयोग। पारंपरिक सुरक्षा में क्या होता है कि ऐसा माना जाता है कि हिंसा का इस्तेमाल यथासंभव सीमित होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि पारंपरिक सुरक्षा में ये माना जाता है कि हिंसा का प्रयोग केवल तभी किया जाए जब बहुत ज्यादा जरूरत पड़ जाए अथवा नहीं किया जाए।
पूरे विश्व में ये माना जाता है कि युद्ध केवल उचित कारण जैसे आत्मरक्षा या दूसरों के जनसंहार से बचाने के लिए ही होना चाहिए। ठीक है, युद्ध केवल आत्मरक्षा का मतलब यह है कि किसी दूसरे देश ने हमला किया तो आप अब खुद को बचाने के लिए आप हिंसा का प्रयोग कर रहे हैं, या फिर किसी दूसरे पर जनसंहार हो रहा है तो उसको जनसंहार से बचाने के लिए आप हिंसा का प्रयोग करते हैं। युद्ध केवल तभी होना चाहिए। सेना को निहत्तों और आत्मसमर्पण वाले शत्रुओं पर हमला नहीं करना चाहिए, मतलब कि सेना को बिना ऐसे व्यक्तियों पर जिनके पास कोई हथियार नहीं है या फिर जो आत्मसमर्पण करना चाहते हैं उन व्यक्तियों पर हमला नहीं करना चाहिए। बल प्रयोग केवल तभी किया जाना चाहिए जब सारे उपाय असफल हो जाए, यानी कि आप अपनी ताकत का प्रयोग केवल तभी करो जब बाकी सारे तरीके विफल हो जाए, कामयाब ना हो। सहयोग का सबसे महत्वपूर्ण रूप है निरस्त्रीकरण, अस्त्र नियंत्रण और विश्वास की बहाली। यानी कि कुछ देशों में सहयोग को कब कामयाब माना जाएगा, जब उनमें निरस्त्रीकरण हो, मतलब कि वो जब चाहे शस्त्रों का प्रयोग ना करें, लड़ाई ना करें, युद्ध की तरफ ना बढ़ें। अस्त्र नियंत्रण, जो भी उनके पास हथियार हैं उन पर नियंत्रण रखें, जैसे कि ऊपर कहा हमने अभी कि यथासंभव उसका इस्तेमाल करें, जब ज़रूरत हो केवल तभी करें अथवा नहीं करें। और विश्वास की बहाली, और उन दो देशों में या ग्रुप ऑफ जो कंट्रीज़ हैं उनमें आपस में विश्वास एक दूसरे पर होना चाहिए। अब यहाँ पर इन्होंने इसे भी एक्सप्लेन किया है। देखो, निरस्त्रीकरण का मतलब क्या होता है? निरस्त्रीकरण का मतलब होता है इसकी मांग होती है कि सभी राज्य, चाहे उनका आकार, ताकत और प्रभाव कुछ भी हो, कुछ विशेष प्रकार के हथियारों का इस्तेमाल ना करें। ठीक है, निरस्त्रीकरण का मतलब यह, जैसे मान लीजिए कि जब शीत युद्ध खत्म हुआ था और भारत ने विभिन्न देशों के साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश की, तो जो परमाणु हथियार जैसी सवाल था, परमाणु हथियार का सवाल था कि ज़्यादातर सभी देशों के पास परमाणु हथियार है, तो ये क्या कहा गया था कि परमाणु हथियार जैसे कई संधियां भी की गई इसके लिए कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कोई भी देश बेवजह नहीं करेगा। अब इसमें उन्होंने उदाहरण दे दिया 1972 की जैविक हथियार संधि। मैंने अभी आपको बताया कि कई तरह की संधियां भी की गई थी, तो इसी तरह की एक है 1972 में जैविक हथियार संधि हुई और 1992 की रासायनिक हथियार संधि हुई। उसमें ऐसे हथियारों को बनाना और रखना प्रतिबंधित कर दिया गया, यानी कि उन पर रोक लगा दी गई। 155 से ज्यादा देशों ने BWC और 181 देशों ने CWC पर साइन किए हुए हैं। तो जैविक हथियार संधि यानी BWC, जिसमें 155 से ज्यादा देशों ने साइन किए हैं, और 1992 की रासायनिक संधि यानी CWC, जिसपे कि 181 देशों ने हस्ताक्षर किए हुए हैं। दोनों ही संधियों में दोनों महाशक्तियां शामिल थीं, पर अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ही जब जनशक्ति के तीसरे हथियार परमाणु हथियार को नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए दोनों ने अस्त्र नियंत्रण का सहारा लिया। अब क्या है कि निरस्त्रीकरण में तो बिल्कुल ये था कि इस्तेमाल करेंगे ही नहीं, ठीक है, लेकिन क्योंकि उस वक्त अमेरिका और सोवियत संघ दोनों के पास परमाणु हथियार थे और दोनों अपनी इस ताकत को खोना नहीं चाहते थे, इसीलिए क्या हुआ, उन्होंने अस्त्र नियंत्रण का सहारा ले लिया। अस्त्र नियंत्रण क्या है? अस्त्र नियंत्रण आपका दूसरा पॉइंट है। अस्त्र नियंत्रण का मतलब होता है इसके अंतर्गत हथियारों को विकसित करने या उनको हासिल करने के संबंध में कुछ कायदे कानून बनाते हैं। मतलब कि ऊपर तो ये हो गया कि इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। अस्त्र नियंत्रण में क्या हो जाता है कि आपके पास अगर कोई ऐसा हथियार है भी या ऐसा कुछ जैसे परमाणु हथियार है, इसका इस्तेमाल करने के लिए कुछ विशेष कायदे कानून, कुछ रूल्स बना दिए जाएंगे, उसके अंतर्गत ही आप इनको इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे सन 1972 की एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि ABM ने अमेरिका और सोवियत संघ को बैलिस्टिक मिसाइल की रक्षा कवच के रूप में इस्तेमाल करने से रोका। अब ये कह रहा है कि 1972 में एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि हुई, जिसमें कि अमेरिका और सोवियत संघ को जो बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं, जो बम होते हैं एक तरह से, उनको रक्षा कवच के रूप में, मतलब कि अगर आपको किसी देश से अपनी रक्षा करनी है तो वो रक्षा करने के लिए आप मिसाइलों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आपको है, आपके पास हथियार हैं, तोप हैं, बंदूक हैं, इसका इस्तेमाल करिए अगर आपको किसी से अपनी रक्षा करनी है तो, लेकिन आप सीधे सीधे परमाणु हथियार का या मिसाइल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि इससे पूरा का पूरा देश एक बार में बर्बाद हो जाता है। ठीक है, संधि में दोनों देशों को सीमित संख्या में ऐसी रक्षा प्रणाली तैनात करने की अनुमति थी, लेकिन इस संधि ने दोनों देशों की ऐसी रक्षा प्रणाली के व्यापक उत्पादन करने से रोक दिया। अब संधि में क्या था कि दोनों देशों को कहा गया कि सीमित संख्या में इसी तरह की रक्षा प्रणाली आपको तैयार करने की अनुमति दे दी, लेकिन इस संधि की वजह से क्या हुआ, दोनों देशों ने ऐसी रक्षा प्रणाली के व्यापक उत्पादन को रोक दिया। अब इस तरह की रक्षा प्रणाली जब बन गई और इस तरह के रूल उन पर लाद दिए गए या बना दिए गए या उन पर कह दिया गया कि आप बेवजह
सिर्फ अपनी रक्षा करने के लिए परमाणु हथियार का या बैलिस्टिक मिसाइल्स का प्रयोग नहीं करेंगे, तो उसकी वजह से क्या हो गया कि जब वो इस्तेमाल ही इसको सीमित संख्या में कर सकते हैं, तो इसका क्या हुआ, इस तरह रक्षा प्रणाली से इनका जो उत्पादन था मिसाइल्स का, परमाणु हथियारों का, इसका उत्पादन जो है वो कम हो गया था बहुत ज्यादा। अमेरिका और सोवियत संघ द्वारा हस्ताक्षर की गई संधियां अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए परमाणु हथियार की प्रतिबंधित या फिर सीमित इस्तेमाल को ध्यान में रखते हुए कि 3 तरह की संधियां जो है वो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में की गई। कौन कौन सी संधियां थी? सामरिक अस्त्र परिसीमित संधि, सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि और परमाणु अप्रसार संधि। परमाणु अप्रसार संधि ने परमाणु आयुधों को समाप्त तो नहीं किया, लेकिन इसे हासिल करने से देशों की संख्या जरूर कम कर दी। अब क्या था कि ये जो ऊपर आपको दी हुई है सामरिक अस्त्र परिसीमन संधि और सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि, इन दोनों में इनके सीमित इस्तेमाल के लिए कायदे कानून बनाए गए कि आप सीमित इस्तेमाल करेंगे, बेवजह इस्तेमाल नहीं करेंगे परमाणु हथियार का। और परमाणु अप्रसार संधि का क्या था? परमाणु अप्रसार संधि से क्या हुआ कि परमाणुक जो हथियार थे उनको समाप्त तो नहीं किया गया था, लेकिन इसे हासिल करने वाले देशों के जो संख्या थी वो बहुत ज्यादा कम हो गई थी। मतलब हर एक देश परमाणु हथियार हासिल नहीं कर सकता था। विश्वास बहाली में देशों द्वारा विभिन्न विश्वास बहाली के उपायों द्वारा हिंसाचार कम किया जा सकता है। अब हमने विश्वास बहाली हमने पढ़ा था, तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर के विश्वास जरूर होना चाहिए दोनों देशों के बीच में। अगर विश्वास नहीं होगा, शक होता है, तभी तो आप एक दूसरे पर हमला करते हैं। आपको एक दूसरे पर विश्वास नहीं होता है, आपको एक दूसरे की प्रणालियों पर विश्वास नहीं होता, आपको शक रहता है कि ये देश हम पर हमला कर सकता है या देश हमारे लिए खतरा बन सकता है, तो आप हमला कर देते हो, है ना। तो दोनों देशों के बीच झगड़े का यही कारण होता है। लेकिन अगर आप दोनों देशों के बीच में विश्वास है, भरोसा है, तो हिंसाचार को कम किया जा सकता है। उदाहरण क्या है कि 2 देश एक दूसरे को अपने फौजी मकसद और एक हद तक अपनी सैन्य योजनाओं के बारे में बताते हैं। यानी का क्या मतलब है कि दोनों देशों के बीच में भरोसा इतना रहना चाहिए कि अपनी जो फौजी इनकी मकसद है कि जो भी आप अपने फौज को लेकर, सेना को लेकर आपके जो भी विचार हैं या सेना को लेकर आपका जो भी प्लान है, उसको आप एक हद तक किसी देश को बता सकते हो, ताकि देश को ये भी लगे कि भाई आप अपनी सुरक्षा प्रणाली को छुपा नहीं रहे हो, आप कुछ अलग प्लान नहीं कर रहे हो हमला करने के लिए। तो आप बता कर रखोगे तो देश को ये तसल्ली, दूसरे देश को तसल्ली रहेगी कि भैया आप हम पर हमला करने के लिए कोई चीज़ नहीं कर रहे हो, आप हमें बताकर चल रहे हो कि आप अपनी सेना को इस तरह से मेंटेन करके रखते हो और आप अपनी जो फौजी मकसद है, आपके ये प्लान है अपनी सेना को लेकर, आप ये करने जा रहे हो आगे। फिर देश एक दूसरे को ये भी बताते हैं कि उनके पास किस तरह का सैन्य बल है। अब देश जो है वो ये भी बता देते हैं कि किस तरह की आर्मी है उनके पास, किस तरह का उनका वहाँ पर चलाने का तरीका है, क्या आर्मी का उनका क्या प्लान रहता है, क्या रूट रहता है, क्या उनका एरिया रहता है ना, क्या दायरा है उनका, सब बताते हैं। साथ ही इन बलों को कहाँ तैनात किया जा रहा है और ये भी बता देते हैं कि हम अपनी अपनी आर्मी को उन्होंने कहाँ तैनात किया है। संक्षेप में कहें तो विश्वास बहाली की प्रक्रिया ये सुनिश्चित करती है कि प्रतिद्वंदी देश किसी गलतफहमी में पड़कर जंग के लिए आमदा ना हो जाए। यानी कि अगर आराम से अगर छोटे बात में कहा जाए तो ये कहा जा सकता है कि विश्वास बहाली की वजह से, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, विश्वास बहाली से क्या होता है, 2 देशों को ये विश्वास हो जाता है कि जितने भी जो भी प्रतिद्वंदी देश आपस में हैं, जो भी कॉम्पिटिटिव देश हैं, वो किसी गलतफहमी में पड़कर युद्ध के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर उनके बीच में इतना विश्वास रहेगा और दोनों देश आपस में एक दूसरे को जरूरत की चीजें बताते हुए चलेंगे। कुल मिलाकर कहा जाए, सुरक्षा की परंपरागत धारणा मुख्य रूप से सैन्य बल के प्रयोग और प्रयोग की आशंका से संबंधित यानी कि जुड़ी हुई है। ठीक है, आज के वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे। इसकी अपारंपरिक धारणा हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आई होप आपको सबको समझ में आया होगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे।